वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि खून लाल आसमान के नीचे बैटलफील्ड जल रहा था। चारों तरफ केओस था, लेकिन जैक बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। वह एक मर्सनरी था, ऐसा इंसान जो तीसरे दर्जे की जंगों में भी जिंदा निकल आता था। मर्सनरीज को बेहिसाब पैसा मिलता है, क्योंकि वे अपने एम्प्लॉयर के लिए मरने तक को तैयार रहते हैं। लेकिन जैक भी जानता था कि हर चीज की एक लिमिट होती है। वह आग में लाइटर फेंकता है और बड़बड़ाता है कि नोबल लोग सब एक जैसे होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो जमीन और उपाधियों के सपने दिखाते हैं, लेकिन हालात बिगड़ते ही अपनी बात पलट लेते हैं। उसके पास खड़ा एक सैनिक उसे सम्मान से कमांडर कहकर बुलाता है। कमांडर शांति से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। जैक हंस पड़ता है। कमांडर, क्या आप भूल गए कि मैं कौन हूं? सामने वाला बिना हिचक जवाब देता है, नहीं, तुम जैक हो, फैंग मर्सनरी कॉर्प्स के लीडर। जैक मुस्कुराता है, एक हाथ पीठ के पीछे रखता है, जहां वह चुपचाप ट्रैकर पकड़े हुए है। वह बैटलफील्ड में सम्मान के साथ मरना चाहता था, किसी कायर का मोहरा बनकर नहीं। कमांडर को अपने शब्दों पर अफसोस होता है। वह कहता है कि जैक के लिए एक आखिरी काम है। लगातार हार के बाद उनका पक्ष खत्म हो चुका है। रिबेल ब्लेड्स हाउस क्रॉफर्ड के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। जैक समझ जाता है, अगर आखिरी स्काउटिंग जॉब है तो कर लेगा। लेकिन सच्चाई इससे भी कड़वी थी। कल रिबल्स पूरी ताकत से हमला करने वाले थे। कमांडर चाहता था कि जैक उन्हें रोके ताकि उसका लॉर्ड भाग सके। बदले में वह एक चमकता गुलाबी हीरा दिखाता है, सालों की जिंदगी जितनी कीमत वाला। जैक बिना सोचे उसे फेंक देता है। क्या कर रहे हो? कमांडर चिल्लाता है। जैक गुस्से से आगे बढ़ता है। समझते क्या हो मुझे? ये ऑर्डर बस हमें मीट शील्ड बनाने का है। हम कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिकेंगे। और उसके बाद रिबल्स उन्हें जिंदा छोड़ देंगे? कभी नहीं। जैक को याद आता है जब उसकी स्क्वाड ने मरे सैनिकों का भेष बनाकर नाइट्स को मार गिराया था। रिबल्स ये कभी नहीं भूले। कमांडर उसे ऑनर का मतलब समझाने लगता है। जैक हंस देता है। मैं कितने कमांडर्स के सिर काट चुका हूं, पता है? तुम्हारा लॉर्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। कमांडर धमकी देता है कि मना किया तो वह खुद उसे मार देगा। जैक पीछे हटता है। मुझे लगा था तुम बाकी नोबल से अलग हो, लेकिन तुम सबसे बुरे निकले। कमांडर माफी मांगता है। जैक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मौत ही काफी होगी। रेबल्स तुम्हारा सिर देखकर खुश हो जाएंगे। मेरी जान बचाने के लिए मेरा सिर दोगे? नहीं। जैक सिर हिलाता है। 2 सिर काफी होंगे। वह बताता है कि उसके लोग नीचे से उसके साथ आए हैं, उनकी जिम्मेदारी उसी की है। एक पल के लिए कमांडर भी चुप हो जाता है। अगले ही पल जैक हमला करता है, लेकिन सामने वाला बिजली की रफ्तार से वार करता है। स्टील चमकता है, खून बहता है। जैक गिर पड़ता है। मरते हुए उसके मन में बस एक सवाल होता है, अगर उसे भी वही मौके मिले होते तो वह कहां तक पहुंच सकता था। अंधेरा छा जाता है, फिर रोशनी। एक छोटा सा सुनहरे बालों वाला लड़का उसे हिला रहा है, रोते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। जैक की आंखें खुलती हैं, लेकिन जो हाथ हिलता है वह उसका नहीं होता। वह नीचे देखता है। एक बच्चे का शरीर, सब कुछ साफ, बिना किसी घाव के। एक लड़का उसे यंग मास्टर कहकर गले लगाता है। जैक सन्न रह जाता है। वह मर चुका था, कोई उसे बचा नहीं सकता था। फिर ये सब कैसे? आईने में वह एक सुंदर नोबल चेहरा देखता है, तेज आंखें, बेदाग त्वचा, अमीरी से भरा हुआ। वह सर्वेंट से पूछता है, अभी कौन सा साल है? एम्पायर का 846वां साल, जवाब मिलता है। जैक समझ जाता है, वह 15 साल पीछे आ चुका है। मैं कौन हूं? आप लुसियान विल्डिक हैं, विल्डिक परिवार के तीसरे बेटे। विल्डिक, एम्पायर का सबसे ताकतवर घराना। अब वह उसी का हिस्सा था। जैक आईने में खुद को देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, इस बार मैं खुद जवाब दूंगा कि मैं कितनी ऊंचाई तक जा सकता हूं। वह स्टेट की ओर देखता है। वह जिएगा, वह ऊपर उठेगा, लुसियन या जैक। लेकिन तभी उसे अपने पिता ग्रैंड ड्यूक सिगमंड विल्डिक के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ठंडी आंखों से देखते हुए वह एक ही सवाल पूछता है, बताओ लुशियन, तुम कहाँ थे और अब तक जिंदा कैसे हो? एक मर्सनरी जो डेथ के बाद नोबल बन चुका है, जिसके पास है फ्यूचर का एक्सपीरियंस और पास्ट की ब्रूटैलिटी,
लेकिन नोबल वर्ल्ड सिर्फ लग्जरी नहीं होता। यहाँ पॉलिटिक्स है, बिट्रेयल है और खून रिश्तों से ज्यादा सस्ता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो सरवाइव करेगा या नहीं। सवाल ये है, क्या वो एम्पायर को रूल करेगा या एम्पायर को जला देगा? अगले पार्ट में शुरू होगा असली खेल। अगर तुम्हें रीबर्थ, डार्क फैंटेसी और पावर स्ट्रगल वाली स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। ड्यूक ने लूसियन को घूर कर देखा। उसकी आवाज इतनी तेज और सख्त थी कि कमरे की हवा तक कटती हुई लगी। उसने सीधे सवाल दाग दिया, वो अभी तक जिंदा कैसे है? उसी पल पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। घबराया और उलझा हुआ उसने संभल संभल कर जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ड्यूक क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इससे गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा कि उसने बहुत सी बातें नजरअंदाज की थीं, मगर मां की मौत का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से भागना और बच्चे जैसी हरकतें करना माफ नहीं किया जा सकता। पूरे 1 साल तक खुद को कमरे में बंद रखना भी कम नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी को भी हल्के में लेने की हद तक चला गया था। गुस्से से कमरा भर गया। उसके चारों ओर बनी माया सी परतें कांपने लगीं। वो सोचने लगा, यह आदमी आखिर है कौन? तभी अचानक एक बात समझ में आई। पहले जो चीखें और रोने की आवाजें थीं, वो क्या थीं? उसने शांति से समझाने की कोशिश की कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ड्यूक ने बीच में ही रोक दिया और कहा कि जो भी घटिया ख्याल वो अब तक छुपाए बैठा है, सब उगल दे। क्या ये सब शुरू से ही उसकी योजना का हिस्सा नहीं था? क्या वही नहीं था जिसने अफरा तफरी मचाने के लिए नींद की गोलियां खुद निगलने की कोशिश की थी? अचानक एक और याद उभरी और वो सन्न रह गया। क्यों? लूसियन वेल्डिक से जुड़ी सारी यादें गायब क्यों थीं? उसने दांत भींच लिए। अब उसे सब समझ आ गया था। ग्रैंड ड्यूक का तीसरा बेटा लूसियन वेल्डिक 15 साल पहले मर चुका था। उस वक्त वो यहां एक नौकर के रूप में काम करता था। उसने हर युवा मालिक और उनकी माओं को कई बार देखा था, सिवाय उसी और उसकी मां के। उसे कभी याद नहीं आया कि उसने दोनों में से किसी को देखा हो। उसकी मां बीमारी से जल्दी मर गई थी और उसके कुछ समय बाद वो भी रहस्यमयी हालात में मर गया। उसने तब इसे यूं ही टाल दिया था, ये सोचकर कि दोनों कमजोर थे, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा अंधेरी थी। मां के मरने के बाद परिवार में उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। आखिरकार उस बच्चे ने ड्यूक का जरा सा ध्यान पाने की उम्मीद में नींद की गोलियों की घातक मात्रा ले ली, मगर 1 साल की तन्हाई ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। गोलियों ने उसका काम तमाम कर दिया। एक पिता होकर भी ड्यूक कभी समझ ही नहीं पाया कि उसका बच्चा किन हालात से गुजर रहा था। अंदर ही अंदर वो हंस पड़ा। उसे उम्मीद थी कि 1 साल बाद बेटे को देखकर ड्यूक सख्त होगा, और सच कहें तो ये उसे जायज भी लगा। आखिरकार ग्रैंड ड्यूक भी तो एक पिता ही था और उसका दिल भी उथल पुथल में होगा, लेकिन सहानुभूति से उसकी जान नहीं बचने वाली थी। वो इस वक्त खाई के किनारे खड़ा था। ड्यूक की आखिरी चेतावनी कोई प्रतीक नहीं थी, बिल्कुल सीधी थी। एक गलत जवाब और या तो उसे हमेशा के लिए मठ में बंद कर दिया जाएगा या बर्फीले उत्तरी इलाके में फेंक दिया जाएगा, जहां बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और भूख उसका इंतजार कर रहे थे। भिखारी जैसी जिंदगी? कभी नहीं। वो एक बार मर चुका था। इस दूसरी जिंदगी को वो किसी और की त्रासदी की भेंट नहीं चढ़ने देगा। उसने पीठ सीधी की। कहा गया था बोलने को, तो वो बोलेगा। सबसे पहले उसने वेल्डिक नाम को अपनी मूर्खता से दागदार करने और इतनी परेशानी पैदा करने के लिए दिल से माफी मांगी। वो आदर से झुका। बटलर हैरान रह गया, मगर ड्यूक के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने दांत पीस लिए, जैसे शब्दों का कोई मतलब ही ना हो, और यही वजह थी कि ये पल बिल्कुल सही था। उसने उसे पूरा गुस्सा निकालने दिया, फिर आगे बोला, जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब मौत से लौटने के बाद वो खुद को अतीत की गलतियों में जकड़ कर नहीं रखेगा। वो घुटनों के बल बैठा, मुट्ठी भींची और ऐलान किया कि इस घर के बेटे के रूप में जिस भविष्य की जिम्मेदारी उसे उठानी है, वो उसे सही तरीके से झेगा। उसने विनम्रता से ग्रैंड ड्यूक के तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता के तौर पर बस एक हौसला देने वाला शब्द मांगा। ड्यूक ठिठक गया। एक बच्चा सच्चे दिल से माफी मांगता हुआ? एक पिता उस बच्चे को अपनाता हुआ? क्या चीजें ऐसी ही नहीं होनी चाहिए थीं? यहां तक कि बटलर भी सोचने लगा, क्या ये वही डरपोक लड़का है जो कभी हर चीज से सहम जाता था? लेकिन अब
वो पूरी मजबूती से खड़ा था। ड्यूक ने अपने सिंहासन पर उंगलियां ठपठपाई और आखिरकार बोला, इतनी हिम्मत की आवाज उठाकर बहस करे। मगर उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिंदगी लंबी हो तो सब कुछ देखने को मिलता है। वो फिर झुका। राहत की लहर दौड़ गई। उसने कर दिखाया था। उसका साहसी दांव काम कर गया था। ये वही इंसान था जो कायरता से ज्यादा हिम्मत को अहमियत देता था। उसने आगे कहा, चूंकि उसने खुद इज्जत की बात की है तो उसका एक सवाल है, अब आगे क्या करने का इरादा है? जवाब आया, सबसे पहले वो अपने तबाह शरीर को दोबारा खड़ा करेगा। फिर उसे कमांडर के साथ हुआ द्वंद्व याद आया और उसने जोड़ा कि वो तलवारबाजी भी ठीक से सीखेगा। ड्यूक चौंक गया। तलवार? उसने पुष्टि की। शरीर अभी कमजोर है, मगर सही खाना और आराम मिलेगा तो हालात बदलेंगे। ड्यूक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। खाली हिम्मत या असली बहादुरी, जल्द ही पता चल जाएगा। उसने बटलर को वो चीज लाने का हुक्म दिया। बटलर हैरान था, मगर आज्ञा मान ली। अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो क्या था? कुछ ही देर बाद महल में हलचल मच गई। नौकर भारी भरकम संदूक उठाकर लाने लगे। जब उन्हें खोला गया तो सोने के सिक्के और दौलत छलक पड़ी। वो और बाकी नौकर स्तब्ध रह गए। तो ये होता है उच्च कुलीन होना, और ये बेहिसाब दौलत, सिर्फ 1 महीने का भत्ता। इतने पैसों के साथ वो सच में शुरुआत कर सकता था। अपने कमजोर शरीर को जड़ से फिर से बना सकता था और आखिरकार वो अमृत तैयार करने की राह पर कदम रख सकता था। बाग बेहद खूबसूरत था, रंगों और यादों से जिंदा। ड्यूक और उसका बटलर खामोशी से चलते जा रहे थे। पीछे चलते हुए बटलर सोच रहा था कि कभी यही जगह दिवंगत ग्रैंड ड्यूक को सबसे ज्यादा प्रिय थी। ड्यूक अब यहां शायद ही आता था, इसलिए यहां लौटने का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। उसका दिल कुछ बदल चुका था। भले ही कुछ समय के लिए उसका रवैया तीसरे अंगमास्टर के प्रति ठंडा रहा हो, लेकिन वो फिर भी वही बेटा था जिसे ग्रैंड ड्यूक ने दिल से चाहा था। ऐसा नहीं हो सकता था कि उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाए। तभी ड्यूक अचानक रुक गया। उसकी आवाज शांत हवा को चीरती हुई निकली। सच में दयनीय, हर वक्त इधर उधर आंखें घुमाना, हर चीज से डरना, और जरा सी आवाज ऊंची हो जाए तो आवारा कुत्ते की तरह कांपने लगना। बटलर कुछ कहने को हिचका, लेकिन ड्यूक बोलता रहा। उसे हमेशा लगता था कि लड़का अपनी मां से सिर्फ शक्ल में मिलता है, मगर आज कुछ अलग था। बटलर जड़ हो गया। ड्यूक मुस्कुरा रहा था। शायद मैं गलत था। वो बटलर की ओर मुड़ा। तुमने भी देखा है ना, जिस तरह उसने मेरी आंखों में देखकर साफ साफ कहा कि वो क्या चाहता है। बटलर ने सिर हिलाया। ना कोई हिचक, न डर, बिल्कुल स्थिर, गरिमापूर्ण, पहले जैसा बिल्कुल नहीं। उसने जोड़ा कि अंगमास्टर लूसियन स्वभाव से नरम और समझदार है, बस हाल के समय में बहुत दबाव में था। आखिरकार उसी का खून है, ड्यूक ने कहा। ये समानता बनी रहती है या नहीं, ये आगे देखा जाएगा। आगे जो आने वाला है वो मीठे शब्दों से ठीक नहीं होगा। फिर बटलर ने एक बात उठाई। लूसियन का रोका गया भत्ता बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा बाहर भेजा जा रहा था। जांच में दोषी निकला दूसरा अंगमास्टर जोर्डी वेल्डिक। उसने तीसरे अंगमास्टर की सेवा में लगी हेडमेड को भी हटा दिया था और उसकी जगह अपनी आदमी रखती थी, साफ तौर पर नियंत्रण रखने की कोशिश में। ड्यूक ने गहरी सांस ली। जोर्डी काबिल था, लेकिन उसका दिल बहुत संकीर्ण था। तीसरे के प्रति, खासा तौर पर मातृपक्ष से जुड़ी बातों को लेकर उसकी कड़वाहट हद से ज्यादा बढ़ गई थी। क्या हमें दखल देना चाहिए? बटलर ने पूछा। नहीं, ड्यूक ने कहा, दखल मत दो। जिसने अभी अभी पहला कदम उठाया है उसके साथ ये नाइंसाफी होगी। अगर आसपास के लोग अपना काम ठीक से कर रहे होते तो ये छोटी सी शरारत उसे नुकसान ही नहीं पहुंचा पाती। वैसे भी ये झटका उस 1 साल की कीमत है जब वो पूरी तरह बिखरा हुआ था। ड्यूक के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। टाइमिंग भी सही है, देखते हैं वो इसे खुद कैसे संभालता है। अगर वो ये भी नहीं झेल पाया तो फिर उससे कुछ उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं। वेल्डिक का खून दरवाजे की चाबी हो सकता है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला हमेशा बच्चा खुद ही होता है। कुछ दिन बाद ग्रैंड पैलेस। गलियारे में फुसफुसाहट गूंज रही थी। नौकरानियां कह रही थीं कि युवा अंगमास्टर फिर से अपने कमरे में बंद हो गया है। उसका वफादार सेवक दिन रात दरवाजे पर पहरा दे रहा था। आज तीसरा दिन था जब से भत्ता वापस आया था। सेवक अभी भी हैरान था।
उसके मालिक ने कहा था कि ड्यूक से बातचीत ठीक रही, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सोना ये किसी ने नहीं सोचा था। उनके तनावपूर्ण रिश्ते को देखते हुए इसके लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए थी। आंखों में आंसू आ गए। उसे गर्व महसूस हुआ। दुख के बावजूद उसका मालिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे के अंदर अचानक मिली दौलत देखकर वो खुद अपना आपा खो बैठा था। अब मैं सच में कर सकता हूं। वो इधर उधर दौड़ने लगा, सामान तैयार करता हुआ। पसीना टपक रहा था क्योंकि वो ऐसे औजार लगा रहा था जिन्हें उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। अल्केमी की किताबें मेज पर फैली थीं और चांदनी में उगने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां इतनी महंगी कि उन्हें खरीदने में पूरा भत्ता खत्म हो गया, चारों तरफ बिखरी थीं। उसे याद आया कि उसने खुद से कहा था, मूनलाइट ग्रास अभी खरीद लो, 1 साल बाद इसकी कीमत 10 गुना हो जाएगी, नहीं 20 गुना। वो हंस पड़ा। उस जमाने के अल्केमिस्ट सच में फौलादी दिल वाले थे। जब सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, तब भी उन्होंने पूरे साम्राज्य से मूनलाइट ग्रास का एक एक तिनका खरीद लिया था। जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ। उसने एक चमकती लाल शीशी उठाई। देवताओं का अमृत। इसने 1000 साल पुरानी सच्चाई तोड़ दी थी कि योद्धा की सीमा जन्म से तय होती है, टैलेंट और शरीर बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस अमृत ने उस नियम को ही तोड़ दिया। एक बिल्कुल निकम्मा इंसान भी इसे पीकर ठीक ठाक तलवारबाज बन गया था। जो वो अभी बना रहा था वो सिर्फ एक कमजोर नकल थी, मगर अपने नाजुक शरीर को दोबारा खड़ा करने के लिए ये परफेक्ट थी। उसने शीशी खोली। तेज गंध नाक में चुभी। असल नुस्खा अल्केमी गिल्ड के पतन के साथ खो गया था। उसे बेहद खतरनाक मान लिया गया था, लेकिन बिखरी हुई जानकारी और प्रयोगों के जरिए उसने काफी हद तक उसे दोबारा बना लिया था। अब बातें काफी हो चुकी थीं। उसने पी लिया। तरल ऐसा लगा जैसे विशाल समुंदर में पानी की एक बूंद। फिर असली परीक्षा शुरू हुई। माना प्रकृति की शक्ति को शरीर में खींचने और रास्तों के जरिए घुमाने का चक्र। अमृत की मदद से उसके अंदर जमी हुई नाड़ियां फटकर खुल गईं। लेकिन कुछ गलत था। दर्द कहाँ था? चीर देने वाला एहसास गायब। माना उसके भीतर ऐसे बह रही थी जैसे वो हमेशा से वहीं की हो, बिना किसी रुकावट के। नामुमकिन, उसने बुदबुदाया। क्या ये बच्चा जन्म से ही जीनियस है? माना उसके भीतर अंतहीन समुंदर की लहरों की तरह उमड़ रही थी। शाम ढल चुकी थी। खिड़की के बाहर वफादार सेवक एंस दरवाजे के सामने बेचैनी से टहल रहा था, आगे पीछे किसी चिंतित पहरेदार की तरह। आखिरकार दरवाजा चरमराकर खुला। लूसियन बाहर आया। जब तक मैं अंदर था कुछ हुआ तो नहीं, है ना एंस? उसने सामान्य लहजे में पूछा। एंस घबराकर उसकी ओर दौड़ा। इंक मास्टर, आपको अंदाजा है आप कितनी देर अंदर थे? बाजार में कुछ हुआ तो नहीं? आंस घबराकर बोला कि वह अंदर बहुत देर था। आवाजें दी, जवाब नहीं मिला। उसने अंदर न आने का आदेश याद किया और डर गया। तभी उसने शांत मुस्कान देखी और ठिठक गया। कुछ अलग था। वह चारों ओर घूमकर देखने लगा। आप वही हैं, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नहीं हैं? जवाब में बस एक मुस्कान मिली। एंस ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। बाहर से कुछ ड्रामेटिक नहीं, मगर अंदर सब बदल चुका था। माना की क्लैरिटी अविश्वसनीय थी। इस रफ्तार से ये पोटेंशियल दुनिया बदलने वालों के स्तर का है। सब ठीक रहा तो 1 साल में वह अपने मर्सिनरी दिनों से आगे निकल सकता है। लूसियन ने कहा, यह मौका मुझे तुम्हारी वजह से मिला है। हंस चौंका। कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इनाम और सज्जा साफा होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, जो कुछ तुम्हारे पास है, अंडरवियर तक, सब बेच दो और सब इसमें लगा दो। मैं जिंदगी की सबसे स्मूथ राइड की गारंटी देता हूं। वह हीरो पोज में खड़ा हुआ, जबकि आंस घबराकर देखता रहा। यंग मास्टर पागल हो गया है। 1 हफ्ते बाद जंगल में लूसियन गुनगुनाते हुए चला। पीछे हांस था। जिंदगी अविश्वसनीय लग रही थी। जब चाहो दावत, बिना उंगली उठाए साफ कमरा, बिस्तर तैयार। पहले भूखा रहना रोज की बात थी। अब वह रिकवरी पर ध्यान दे सकता था, और उस बात पर भी जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। उसने चिट्ठी निकाली। गार्ड्स की जांच में उसके जैसा कोई एप्लीकेंट नहीं मिला, जबकि उसे साफ याद था कि कोई उसकी जगह ले रहा था, उसके कपड़े पहनकर। शायद यही बेहतर है। उससे मिलना सिर्फ तनाव देता, और पुराने खुद का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसका शरीर हल्का कांपा। आंस ने चिंता से देखा। इंक मास्टर, क्या आप सच में वहां जाने वाले हैं?
आपने कहा था ट्रेनिंग ग्राउंड्स के पास भी नहीं जाएंगे। मैंने? हाँ, पिछली बार डांट के बाद आपने कसम खाई थी। लूसियन समझ गया। ड्यूक के घराने में सोर्ड्समैनशिप अनिवार्य थी और डर हिंसा से सिखाना आसान बहाना। मैं समझता हूँ तुम क्यों डरे हो, मगर वो सब अब अतीत है। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पीछे चलो। ट्रेनिंग हॉल में दो सिपाही फुसफुसाए। वही है, अपने अटेंडेंट के साथ। मूंछों वाला आदमी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, ये लड़का सोच क्या रहा है? पिछली बार भूल गया? खबर दो, मैं उसके आने से पहले बढ़िया डिश तैयार करूंगा। उसकी हंसी क्रूर थी। उधर लूसियन अंदर आया और डर से नहीं, हैरानी से रुक गया। कतारों में हथियार, विशाल अरीना, बिना रोक टोक। काश मेरे लोग ऐसी जगह ट्रेन कर पाते तो शायद ज्यादा लोग जिंदा रहते। तभी कदमों की आवाज आई। वही आदमी अकड़ता हुआ बोला, तो मेरी आंखें गलत नहीं थीं। 1 साल पहले तुम डरकर भागे थे, मेमने की तरह, इसलिए तुम्हारा सेवक अब भी कांपता है। उसने नकली सल्यूट मारा। एंड डेरेक रिपोर्टिंग इन, और पास आकर हंसा कि कैसे उसने पोस्टियर ठीक किया था। लूसियन ने हल्की मुस्कान दी। देखो, इस छोटे से हरामखोर को काफी मजेदार है। नाइट इज्जत और वफादारी का पुनर्जन्म। ज्यादातर नाइट्स कुलीन खून में पैदा होते हैं। बचपन से ही उन्हें दौलत संभालना, युद्ध कौशल सीखना और सही शिष्टाचार निभाना सिखाया जाता है। वो परंपराएं हैं जो अनगिनत पीढ़ियों में निखरी होती हैं। जब वे युद्ध भूमि में या किसी महान यांत्रिक उपलब्धि के जरिए खुद को साबित कर देते हैं और उनकी उपलब्धियां आधिकारिक रूप से मान ली जाती हैं, तभी उन्हें अपने स्वामी से नाइट की उपाधि मिलती है। तभी जाकर उनका असल अस्तित्व पूरा माना जाता है। लेकिन लूसियन के लिए आखिरकार ये सब महंगे कॉलर पहने शिकार के कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी वजह से वे उस स्वामी के प्रति शिष्टाचार दिखाने के लिए मजबूर होते हैं जो उन्हें दौलत और सम्मान देता है, यहाँ तक कि उसके पूरे खून के खानदान के प्रति भी। फिर भी उसके सामने खड़ा यह आदमी सिर्फ घमंड से भरा हुआ है। नाइट गर्व से खड़ा है, अपनी मूंछें घुमाते हुए। नजरों में जिज्ञासा और तिरस्कार दोनों साफ झलक रहे हैं। लूसियन शांति से अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखता है और सोचता है। परिवार में उसकी नीची हैसियत इस बर्ताव की एक वजह हो सकती है, लेकिन असली कारण यह नहीं है। असली वजह साफ है। इस नाइट के गले का कॉलर दूसरे एक मास्टर के हाथ में है और यही सहारा उसे इतना बेखौफ बना रहा है। लूसियन सोचता है कि अगर फैसला उसके हाथ में होता तो वह सबसे पहले इस आदमी की सोच को तोड़कर दोबारा गढ़ता। कठोर ट्रेनिंग से उसे घूमते पहिए से बांधकर उस पर चाकू फेंकता, जब तक अनुशासन उसकी हड्डियों में ना उतर जाए। लेकिन यह ख्याल आते ही वह जानता है कि परिवार के ऊंचे अधिकारी कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। जो भी हो, एक नाइट परिवार की सैन्य ताकत की रीढ़ होता है। बिना औपचारिक प्रक्रिया के सज्जा देना सिर्फ अंदरूनी फूट पैदा करेगा। अभी समय नहीं आया है। लूसियन आवाज ऊंची करता है और साफ बोलता है, बीते हुए कल की वजह से ट्रेनिंग से बचना बेवकूफी है। अब से वह अक्सर यहाँ आएगा, कम से कम तलवार की फॉर्म सीखने के लिए। 1 साल पहले ही निकल चुका है तो क्या उसे अब तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? एनरिक जोर से हंस पड़ता है। तलवार की फॉर्म्स? तीसरे एक मास्टर, मजाक करने की तो आपको काबिलियत है। अब बहुत देर हो चुकी है और आप अभी तलवार सीखना चाहते हैं? लूसियन आगे बढ़ता है, उनके बीच की दूरी कम करता है। एनरिक घमंड से कहता है कि उसे सच्चाई बता देना जरूरी है। 15 साल की उम्र पार करते ही सब खत्म हो जाता है। कोर फॉर्म्स, वो गुप्त तकनीकें, पूर्वजों से चली आ रही हैं, गहरे ज्ञान और शरीर से जुड़ी हुई। यही प्राचीन बुद्धि का सार है। लेकिन ये तकनीकें तभी मायने रखती हैं जब मना का रास्ता खुला हो। और चूंकि वो रास्ता 16 की उम्र में बंद हो जाता है, उसके बाद तलवार अभ्यास सिर्फ शारीरिक मेहनत रह जाता है। ज्ञान के बिना तलवार की फॉर्म्स एक खोखला खोल हैं, बस एक बेकार नाच। एनरिक लूसियन के कंधे पर हाथ रखता है, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। वैसे सोचूं तो नाच तुम्हें ज्यादा सूट करता है, एग मास्टर। क्यों ना इस मौके को पकड़ो और साम्राज्य के नंबर 1 डांसर बन जाओ। आसपास खड़े सैनिक घबराकर देखते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। इस तरह तुम समय भी बचा लोगे और अपना असली हुनर भी ढूंढ लोगे। या फिर बागवानी। आखिर हर किसी की एक तय भूमिका होती है। वह बाजू मोड़कर मुस्कुराता है और चुपचाप खड़े लूसियन को देखता है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि मना के 16 में बंद होने वाली बात पूरी तरह झूठ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद पूरा हो चुका है। लूसियन फिर से अपमानित खड़ा है, 1 साल पहले की तरह, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। तभी लूसियन धीमे से बोलता है, सर हेनरिक, ये बात मेरी जानकारी से मेल नहीं खाती। मना का रास्ता 25 या 26 की उम्र के आसपास बंद होता है।
जहां तक मैं समझता हूँ अभी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनरिक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्या तुम्हें अपने शब्दों का यकीन है? लूसियन की आवाज हल्की कांपती है, लेकिन वह जारी रखता है। शायद कहीं गलती हुई है। क्या भाई जोड़ी भी यही मानते हैं? एनरिक मुस्कुराते हुए बाल ठीक करता है। बिल्कुल, ये तो आम समझ की बात है। उसके मन में आता है कि अब खेल खत्म। लेकिन तभी लूसियन मुड़ता है और एंक्स के हाथ पकड़कर उसे आगे खींचता है। शांत आवाज में कहता है, लगता है वेल्डिक परिवार अब बर्बादी की ओर जा रहा है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? एंक्स कांपने लगता है, रोते हुए पूछता है कि उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। एनरिक दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाता है, इतनी सी सामान्य समझ भी नहीं जो एक आवारा कुत्ते को होती है। कितनी प्रतिभाएं इस अज्ञानता की वजह से बर्बाद हो गईं। यह सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं कि उसका भाई इतना खोखला दिमाग रखता है। एड्रिक घबराकर पूछता है कि लूसियन क्या कह रहा है। लूसियन गुस्से में पलटकर कहता है, मुझे मत रोको। अगर यह नाइट सच बोल रहा है तो यह परिवार के लिए शर्मनाक है, एक गंभीर संकट। क्या यह साफ नहीं है? वह एड्रिक से पूछता है कि क्या वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सन्नाटा छा जाता है। एड्रिक सख्त हो जाता है। लूसियन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि हैरानी में उससे गलत बोल गया। हल्की हंसी हंसता है। वेल्डिक परिवार का कोई नाइट ऐसा कर ही नहीं सकता। एड्रिक राहत की सांस लेता है। लूसियन मुस्कुराता है, तो फिर इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह आगे कहता है, अगर मकसद सिर्फ मुझे अपमानित करना होता तो मैं चुप रह जाता। परिवार की नफरत मेरी अपनी गलती है। लेकिन अगर एक नाइट और मेरा अपना भाई झूठे ज्ञान से प्रतिभा को दबा रहे हैं तो मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भीड़ में सनसनी फैल जाती है। लूसियन कहता है कि इससे वेल्डिक नाइट्स की सैन्य ताकत में दरार पड़ेगी और लोगों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। सीने पर हाथ रखकर वह कहता है कि वेल्डिक नाम उठाने वाले के तौर पर उसका गुस्सा जायज है। वह एनरिक से कहता है कि वह पिता से औपचारिक जांच की मांग करेगा। एनरिक के चेहरे पर डर और गुस्सा छा जाता है। तभी पीछे से लाल अंगूठी की चमक दिखती है और एक आवाज गूंजती है, यहाँ क्या हो रहा है? जोड़ी आ चुका है। लूसियन हल्की हंसी हंसता है। परफेक्ट टाइमिंग। दूसरा एग मास्टर आगे बढ़ता है। लूसियन शांत स्वर में उसे संबोधित करता है। एनरिक घबराकर सफाई देने दौड़ता है, लेकिन जोड़ी उसे रोक देता है। वह कहता है कि उसने सब देख लिया है। आधी उम्र के बच्चे से बहक जाना निराशाजनक है। वह उसे चेतावनी देता है कि अपने भाव काबू में रखे। फिर वह आगे देखता है। लूसियन के पीछे नौकर कांप रहा है। लूसियन हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, वाकई दिलचस्प दृश्य है। लूसियन आगे बढ़कर शांति से अभिवादन करता है। जोड़ी बिना भाव के उसकी कलाई पकड़ता है और उसे मूर्ख कहता है। वह आरोप लगाता है कि लूसियन ने परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वह कहता है कि एनरिक को दंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसने परिवार के लिए खून बहाया है और जो ट्रेनिंग से भाग गया हो उसे जज करने का कोई हक नहीं। वह सैनिकों की ओर इशारा करता है और भीड़ से माफी मांगता है, इसे एक नादान बच्चे की भूल बताकर। कहता है कि वह अपने मूर्ख छोटे भाई का खास ध्यान रखेगा। लूसियन समझ जाता है, यही खेल है। वह मुस्कुराता है और बड़े भाई की तारीफ करता है। फिर शर्मिंदा होने का नाटक करता है और कहता है कि ऐसी शिक्षा को रेशम पर दर्ज किया जाना चाहिए। सैनिक सन्न रह जाते हैं। वह कहता है कि अब पुराना कमजोर तीसरा यंग मास्टर मौजूद नहीं है। वह विदा लेने की अनुमति मांगता है और शांति से जोड़ता है कि साथ रहना किसी के लिए फायदेमंद नहीं। जोड़ी गुस्से में कांपता है, लेकिन लूसियन कहता है, पिता देख रहे हैं, पर मेरे पास खोने को कुछ नहीं। वह झुककर विदा लेता है और चला जाता है। उसका नौकर घबराया हुआ पीछे चलता है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग हॉल के बाहर नौकर डरते हुए पूछता है कि क्या सब ठीक होगा। वह कहता है कि जोड़ी कभी इस बात को नहीं छोड़ेगा और अगर वे बच भी गए तो वह डरावनी रात चुपचाप हमला करेगी। नौकर कांप रहा है, आंखों में आंसू भर आते हैं। लूसियन उसे शांत स्वर में कहता है, आराम करो। जिन लोगों ने अज्ञान और अहंकार से भरे अधिकार के नीचे काम किया है वही जानते हैं कि वह दबाव कितना कुचल देने वाला होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और उसे संभलने में मदद करता है। एक साधारण नाइट अपने दम पर ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता और वह खुद भी कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। वह उससे कहता है कि उसकी वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। जब कोई स्वामी मूर्खता करता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा हमेशा सेवक को ही झेलनी पड़ती है, खासकर निजी सेवक को। वह वादा करता है कि अब से वह कभी अपनी नासमझी की वजह से अपने लोगों को नीची नजर से देखे जाने नहीं देगा और न ही उन्हें डर के मारे कांपने देगा। नौकर की आंखें फैल जाती हैं।
उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से कठोर हो जाता है और उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अब से वह उन्हें बचाएगा। एक ब्राइट धूप से भरे दिन पैलेस के अंदर लूसियन और हांस कॉरिडोर से चुपचाप गुजर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिख रही थी। ट्रेनिंग वॉल वाली इंसिडेंट के बाद से लूसियन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ चुकी थी। सब कुछ जरूरत से ज्यादा शांत हो गया था। उसे खुद से ही लगा कि जॉर्डी, सेकंड यंग मास्टर, ऐसा इंसान नहीं था जो अपमान को चुपचाप सह ले। वो हमेशा पलटकर वार करता था। लुसियान ने अपने हाथ में पकड़े फोल्ड पेपर को और कसकर पकड़ लिया और उसी पल उसकी शंका पक्की हो गई। तो यही ट्रिक था जिसकी तू इतने समय से तैयारी कर रहा था। उसने डॉक्यूमेंट को घृणा से घूरते हुए सोचा। तुझे पता भी है मैं इस दिन का कितने समय से इंतजार कर रहा था। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। आमतौर पर शांत रहने वाला हंस भी अब अपना गुस्सा नहीं छुपा पाया। मुठ्ठियां भींचते हुए उसने कहा कि यह सब यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। लूसियन ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा कि क्या वो तैयार है। हंस ने बिना हिचक जवाब दिया कि हाँ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लूसियन ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे अलावेंस को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? हंस भी चिल्ला उठा और साथ ही जोड़ दिया कि उसकी सैलरी भी काट दी गई थी। लूसियन ने समझाया कि सब कुछ उस बजट प्लान से शुरू हुआ जो उसे आज सुबह मिला था। आज वही दिन होना था जब वो अपने फंड्स रिप्लेनिश करता, एक्स्ट्रा मूनलाइट ग्रास खरीदता और बाकी सप्लाईज जमा करता। ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला, उसका चेहरा सख्त हो गया और कागज उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। ऊपर साफ लिखा था, बजट समरी। लूशियन का अलावेंस 75% कम कर दिया गया था और हांस की सैलरी में 30% की कटौती। वो हरामजादा, लूशियन ने धीमे से कहा। जॉर्डी ने अथॉरिटी को चारा बनाकर पेपरवर्क के जरिए एक स्पाई अंदर डाला था। यहां तक कि नोबल्स के बीच भी एम्बेजलमेंट ऐसा जुर्म था जिसकी सजा मौत थी। दोनों एक प्राइवेट रूम तक पहुंचे। लूसियन ने दरवाजा खोला और शांत दिमाग से सोचने लगा। ये पावर प्ले सिर्फ इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसकी डिफेंस में एक गैप था। मां के गुजरने के बाद उसने बजट मैनेजमेंट किसी और को सौंप दिया था। पहले यह जिम्मेदारी डाना के पास थी, लेकिन अब अथॉरिटी किसी और के हाथ में थी। एक औरत आगे बढ़ी और झुककर बोली कि यह पहली बार है जब वो लूशियन से फेस टू फेस मिल रही है। उसने अपना नाम जेनी बताया, नई हेडमेड। उसने कहा कि पहले ग्रीटिंग करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लूशियन कमरे से बाहर आने वाला नहीं लग रहा था और हल्की मॉकिंग स्माइल के साथ बोली कि लगता है उसकी लंबी सिक्लूजन अब खत्म हो गई है। हंस विरोध करने ही वाला था, लेकिन लूसियन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा कि वो गलत नहीं है। उसने कहा कि बातचीत छोटी रखी जाएगी क्योंकि एक जरूरी मुद्दा था। उसने सीधे पूछा कि बजट प्लान किसने बनाया और डॉक्यूमेंट दिखाया। जेनी पहले चौंकी, फिर मुस्कुराई और हंस पड़ी। उसने माना कि प्लान उसी ने लिखा था और यह भी कहा कि असल में यह काम लूशियन को खुद करना चाहिए था। लूशियन ने यह जवाब एक्सपेक्ट किया था। उसने माना कि यह उसकी गलती भी थी, लेकिन फिर भी पूछा कि सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ाने के लिए आए फंड्स में से हंस की सैलरी क्यों काटी गई। यह बहुत ब्लेटेंट था। जेनी ने इसे मिस्टेक बताया और कहा कि हाउस होल्ड मैनेज करना आसान नहीं होता। आसपास के स्टाफ ने अवर्ड तरीके से उसका समर्थन किया, लेकिन लुसियान ने सबको चुप रहने को कहा। उसने कहा कि शरीर एक मालिक का है, लेकिन हाथ पांव किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। जाते जाते उसने आखिरी सवाल किया कि असल में उसे किसकी सेवा करनी चाहिए थी। जवाब आया, लॉर्ड जॉर्डी। सीन बदलता है। अंधेरी गली, एक नॉइजी बार। लूसियन और हांस डिस्गाइज में अंदर घुसते हैं। हांस कहता है कि उसे लगा था फिशिंग पर जाना है, लेकिन लूसियन बार के बीचों बीच हो रही लड़ाई देखता है। बेट्स लग रहे थे, क्राउड पागल था। हंस फुसफुसाता है कि बड़ी मछली पकड़ने की सही जगह है। बारटेंडर वार्निंग देता है। लूसियन काउंटर पर भारी सैक रख देता है। डिस्गाइज हटाकर पूछता है कि गैम्बलिंग बार इतना पिकी क्यों हो रहा है। जेनी के खिलाफ सीधे एक्शन न लेने के कई कारण थे। उसका बैकग्राउंड और सबसे बड़ी बात, ये सिचुएशन उसकी अपनी गलती से बनी थी। रियलिटी ने उसे सिखाया कि ये प्रॉब्लम कॉमन सेंस से बाहर है और आर्च ड्यूक इससे अनजान नहीं हो सकता। ये एक टेस्ट था। बार के अंदर उसे बैठाया जाता है। कार्ड्स फैले होते हैं। लूशियन जीतता चला जाता है, सामने वाला हार मान लेता है। हंस शॉक्ड है। नेक्स्ट राउंड, लूसियन कहता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। माहौल बदल जाता है। वो खुद को ह्यूगो बताता है, मैनेजर। बाहर बंद करवा दिया जाता है। ह्यूगो रिस्पेक्ट दिखाता है। कॉइन्स देखकर वो हैरान होता है और ओपोनेंट बनने की इजाजत मांगता है। हंस को बुरा फीलिंग आता है, लेकिन लूशियन सिर्फ ह्यूगो के हाथ देखकर पहचान लेता है। ब्लैक शार्क,
फ्यूचर में अंडरग्राउंड का राजा बनने वाला आदमी। आज लूशियन इसी शार्क को पकड़ने आया था। बेटिंग लिमिट हटाई जाती है। ह्यूगो अंदर से उसे स्पॉइल्ड ब्रैट समझता है। डीलर कार्ड्स तैयार करता है। ह्यूगो ट्रैप बिछाता है, लेकिन लूशियन बेफिक्र मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ह्यूगो पसंद आया। लीडर को उसके सबॉर्डिनेट्स से पहचाना जा। लूशियन शांति से एक शब्द बोलता है, इलीगल। बस इतना कहते ही कमरे का माहौल भारी और सफोकेटिंग हो जाता है। यहां तक कि सर्वेंट्स भी पसीने में भीगने लगते हैं। हंस साफ तौर पर घबरा जाता है और ह्यूगो वहीं जम जाता है, जैसे अचानक बीमार पड़ गया हो। खुद को संभालते हुए वो बोलने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर बात किस बारे में हो रही है, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। वो दावा करता है कि उसने कभी किसी इल्लीगल चीज के बारे में सुना ही नहीं और उसे बिल्कुल नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। सामने बैठा शख्स तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि शांति से टेबल पर और पैसे रख देता है और कहता है कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सब साफ सुना है, दोबारा पूछने का कोई मतलब नहीं। हल्की सी मुस्कान के साथ सच सामने रखा जाता है कि मार्कस लॉर्ग्रेन फैमिली ने वॉल्डिक टेरिटरी में इलीगल ड्रग्स फैलाने का काम सौंपा था। नजर ठंडी पड़ जाती है और कहा जाता है कि एक मार्कस फैमिली से ऐसी सस्ती और रेकलेस इंस्ट्रक्शंस आना साफ दिखाता है कि यहाँ किसी तरह का रिस्पेक्ट शामिल नहीं है। कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और वो बाउंड्री पार की जा चुकी है। पूछा जाता है कि क्या वो अग्री करता है। कोई जवाब नहीं आता। पसीना चेहरे से बहने लगता है और सांसें अनइवन हो जाती हैं। आगे कहा जाता है कि इस मामले में वो ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव है, क्योंकि किसी दूसरे शहर में, वो भी वॉल्डिक टेरिटरी में, इलीगल ड्रग्स स्मगल करना आसान नहीं होता। फिर वार्निंग दी जाती है कि जिस पल कुछ भी गलत हुआ और अगर वो पकड़ा गया तो वॉल्डिक से जुड़ा हर इंसान उसे नोच डालेगा। कोई हेजिटेशन नहीं होगी और कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। कमरे का प्रेशर हर सेकंड के साथ बढ़ता जाता है। सामने वाला चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता है और साफ है कि दिमाग पूरी तरह कैओस में है। फेलियर का मतलब सीधी मौत है। पूरा प्लान एक्सपोज हो चुका है और सामने जो खड़ा है वो वॉल्डिक फैमिली है, सबसे खतरनाक दुश्मन। नॉर्मली ये बात 2 साल तक सामने नहीं आती। तब तक ड्रग्स फैलने की रिपोर्ट्स ग्रैंड ड्यूक तक पहुंचती और वो शहर छोड़ चुका होता। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ फर्क डाल देता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही पकड़ ली जाती है। आखिरकार वो बोलता है और कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शब्द दोहराए जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, और पूछा जाता है कि एग्जैक्टली क्या गलत समझा गया है। कांपती आवाज में वो कहता है कि वो सिर्फ एक छोटा शॉप ओनर है जो बेयरली सर्वाइव कर रहा है। ड्रग्स से डील करने का कोई सेंस नहीं बनता और ये किसी जेलस इंसान की फैलाई हुई अफवाह होगी। वो कसम खाता है कि मौका मिला तो खुद उस अफवाह के सोर्स को ढूंढ निकालेगा। लेकिन बात वहीं कट कर दी जाती है। कहा जाता है कि ये भी फॉल्स रूमर ही है, ठीक वैसे ही जैसे आटे की मिल को नॉर्मल शॉप बताया गया है और नीचे बना अंडरग्राउंड पैसेज सिर्फ एक सीक्रेट एस्केप रूट है। आखिरी सवाल पूछा जाता है कि अभी वो किस स्टेज पर है। वो पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। शब्द गायब हो जाते हैं और पसीना लगातार गिरता रहता है। आखिरकार वो कुर्सी पर ढह जाता है और एक पल के लिए सोच साफ होती है। फेक शॉप और सीक्रेट पैसेज, सब कुछ सामने वाले को पता है। अब एक्सक्यूजेस का कोई मतलब नहीं रह जाता और एक खतरनाक ख्याल दिमाग में आता है कि क्या उसे मार दिया जाए। सर्वेंट्स बदलाव महसूस करते हैं और एक एक करके उनके हाथ हथियारों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बिना गार्ड्स वाला नोबल बातचीत के बीच भी मारा जा सकता है। कोई एक्शन लेने से पहले ठंडी आवाज में चेतावनी दी जाती है कि कोई भी बेवकूफी करने से पहले अच्छे से सोचा जाए, क्योंकि इस गैम्बल में चिप उसकी अपनी जिंदगी है। हांस पीछे कांप रहा है और डर साफ दिख रहा है। कसी हुई मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ती है। उसे याद दिलाया जाता है कि वो यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करके आया है। अंदर ही अंदर वो खुद को कोसता है कि वॉल्डिक फैमिली के सक्सेसर पर हमला करना सीधी मौत मांगने जैसा होगा। दिमाग तेजी से दौड़ता है और वो सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो सजा क्विक डेथ से कहीं ज्यादा भयानक होगी। आंखें बंद करके वो गहरी सांस लेता है और सर्वाइवल चुनता है। सिर झुकाकर वो माफी मांगता है, क्योंकि अगर मारना ही होता तो सामने वाले को खुद आने की जरूरत नहीं थी। बेचैनी में वो कह देता है कि अगर कुत्ता बनने को कहा जाएगा तो कुत्ता बनेगा, भौंकने को कहा जाएगा तो भौंकेगा और रेंगने को कहा जाएगा तो रेंग जाएगा। इतना कहते ही सारे सर्वेंट्स घुटनों पर गिर जाते हैं और रहम की भीख मांगते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद सामने वाला धीरे धीरे खड़ा होता है और कहता है कि एक कुत्ता रखना इतना बुरा आइडिया नहीं है। वैसे भी उसे ऐसे हाथ पैर चाहिए जिन्हें यूज किया जा सके। राहत पूरे शरीर में फैल जाती है और वो बार बार धन्यवाद देता है। कसम खाता है कि हर आदेश बिना हेसिटेशन पूरा करेगा। सामने वाला पास आता है, फिर अचानक रुककर कहता है कि सिर्फ हंटिंग डॉग बनना बोरिंग है और वो ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा उसी रोल से संतुष्ट रहे। हाथ रखकर एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या नाइट बनने की कोशिश करोगे? आंखें फैल जाती हैं
और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नाइट बनना कभी उसका सपना था जिसे उसने ऑब्सेसिवली चेस किया, लेकिन रियलिटी ने कुचल दिया। चाहे कितनी भी स्किल हो, आखिर में वो किसी मास्टर के लिए जान जोखिम में डालने वाला डिस्पोजेबल टूल ही बनता, और लो बर्थ कभी बदली नहीं जा सकती। वो खुद से पूछता है कि क्या वो नाइट बनना चाहता है, फिर माथा जमीन से लगा देता है और कसम खाता है कि मौका मिला तो आत्मा तक बेच देगा। पूछा जाता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, और बिना हेजिटेशन जवाब आता है। वॉल्डिक फैमिली की ऑनर पर वादा किया जाता है कि अगर फ्यूचर में इंटेग्रिटी और ऑनर बनाए रखे और खुद को शेम न करे तो स्टेटस कभी रुकावट नहीं बनेगा। एक आखिरी सवाल पूछा जाता है, क्या वो टूल की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जीना चाहता है? सीने में उम्मीद भर जाती है, सालों बाद पहली बार। कुछ दिन बाद पैलेस के अंदर सर्वेंट्स इकट्ठा हैं। चेहरे पर टेंशन और क्यूरियोसिटी है। सामने वाला आता है, आगे बैठता है और एक पैर कैजुअली टेबल पर रखता है। पीछे हांस और ह्यूगो खड़े हैं। नजर घूमती है और कहा जाता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। वो सीधा खड़ा होता है, हाथ पीछे बांधता है, आगे बढ़कर अपना नाम बताता है और कहता है कि आज से वो लॉर्ड की असिस्टेंस करेगा। चेहरे पर एक शार्प कंट्रोल्ड स्माइल होती है, बिल्कुल शिकारी जैसी, और वो कहता है कि वो सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। कुछ देर बाद महल के अंदर वो शांति से बैठा होता है और चारों तरफ नौकर खड़े होते हैं। हल्के से ताली बजाकर वो बोलता है कि अब इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं तो हेडमेड को अंदर लाया जाए। एक नौकर झिझकते हुए पूछता है कि हेडमेड को इतनी अचानक क्यों बुलाया जा रहा है। वो उंगली हल्के से घुमाते हुए कैजुअली जवाब देता है कि हेडमेड को स्टूडेंट शी को ग्रीट करना है। उसे कल की बात याद आती है जब उसने बिना किसी रोक टोक के उसे डांट दिया था। वो जोड़ता है कि ऐसा बर्ताव दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से उन्हें पहले बिजी हेडमेड को प्रॉपरली रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो चुपचाप सबके रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिसने सवाल किया था वो घबराकर इधर उधर देखता है और सबको बोलता है कि कोई भी जल्दबाजी में कुछ न करे। एक और नौकर तुरंत सहमति जताता है, कहता है कि वो किसी भी तरह के ट्रबल में नहीं फंसना चाहते। उसे समझ आ जाता है कि नौकर अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां वो उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। उनकी नजरों में वो शायद एक सड़ी हुई रस्सी जैसा है जिसे पकड़ना भी बेकार है। अगर ऐसा है तो वो उन्हें अच्छे से समझाएगा। कमरे के बीच से एक नौकर आगे बढ़ता है और उनसे उनकी सिचुएशन समझने को कहता है। वो याद दिलाता है कि लॉर्ड जॉर्डी हेडमेड पर खास ध्यान देते हैं। ऐसी हालत में उनके जैसे साधारण नौकरों के पास आखिर कौन सी अथॉरिटी है? उसके बोलते ही बाकी लोग भी साथ देने लगते हैं। सब कहते हैं कि वो सही है और उनसे समझदारी दिखाने की गुजारिश करते हैं। वो सवाल करते हैं कि वो जानबूझकर आग में घी क्यों डाल रहे हैं। उनकी बस एक ही चाहत है, चुपचाप पहले की तरह निकल जाना। आवाजें आपस में टकराने लगती हैं, शोर बढ़ता जाता है। ये देखकर हांस खुद को रोक नहीं पाता। वो दांत भींचकर उन पर चिल्लाता है कि होश में आओ। लाल होती आंखों से वो याद दिलाता है कि इस महल का मालिक वही है, न कि सेकंड मास्टर लॉर्ड जोडी। ह्यूगो साइड में खड़ा होकर पूरा सीन देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़ता है और शांति से हंस से कहता है कि ये मामला उसे संभालने दे। फिर नौकरों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ऐसे लोगों पर तीखे शब्द जाया करना बेकार है। ये वो किस्म के लोग नहीं हैं जो सुनेंगे। वो वापस उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि उसे समझ आ गया है कि क्या करना चाहिए। हल्की जिज्ञासा के साथ वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है। ठंडे एक्सप्रेशन के साथ जवाब मिलता है कि जिन्हें अपनी औकात नहीं पता उनसे निपटना आसान होता है। लॉयल्टी उनमें आसानी से ठूंसी जा सकती है, बस प्रोसेस थोड़ा रफ हो सकता है। वो इजाजत मांगता है। नौकरों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। वो चुपचाप सुनता है, फिर हल्की सी मुस्कान देता है। वो सच में तेज दिमाग वाला है। यही वजह है कि उसने उसे रिक्रूट किया था। किस्मत भी उसके साथ थी। वो ड्रग ऑपरेशन के शुरुआती स्टेज में ही पकड़ा गया था। अगर बात आगे बढ़ चुकी होती तो शायद वो खुद भी इंटरफियर नहीं कर पाता। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और परमिशन दे देता है। यही वो चाहता था। हल्की विलन सी मुस्कान के साथ वो कहता है कि फिक्र मत करो और इन्हें एक प्रॉपर शो दिखाओ। शांत स्वर में जवाब आता है कि वो उसके हुक्म का पालन करेगा। ये सुनते ही नौकरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो कमरे के बीच खड़े नौकर की तरफ बढ़ता है। पास से उसकी प्रेजेंस और भी भारी लगती है, जैसे किसी ऊंची दीवार के सामने खड़ा एक चींटी। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। आखिरकार वो तो बस एक आउटसाइडर है, नया रिक्रूट हुआ सबऑर्डिनेट। हिम्मत जुटाकर वो चेतावनी देता है कि बिना सिचुएशन समझे आगे मत बढ़ो। अगर जिंदा रहना है तो सही साइड चुनो।
ठंडी नजर से नीचे देखते हुए सवाल किया जाता है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि उसके पीछे खड़े लोग कितने क्रूर हैं। वो ताना मारते हुए कहता है कि इतनी थोड़ी सी रकम के लिए जान जोखिम में डालना बेवकूफी है। मुट्ठी भींचकर धीरे से कहा जाता है कि ये सच में बेहद पैथेटिक आखिरी शब्द हैं। वो उलझन में पूछता है कि इसका मतलब क्या है। जवाब मिलने से पहले ही एक घूंसा पड़ता है। टक्कर बेहद ब्रूटल होती है। वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है। चेहरा तुरंत सूज जाता है, बिगड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। हंस वहीं जड़ हो जाता है। चेहरे का रंग उड़ चुका है। बाकी नौकर डर के मारे पीछे हटते हैं जब वो गिरे हुए शरीर के पास से गुजरता है। आखिरकार एक नौकर चिल्लाता है कि यह हद से ज्यादा हो गया है। इस तरह की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सिर्फ इसलिए कि यंग मास्टर उसे लाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। वो धीरे धीरे सिर घुमाता है, भारी और चिड़चिड़ी नजर के साथ, और कहता है, ध्यान से सुनो, उसके पास पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि वो उन पागल बदमाशों को सिखाने में एक्सपर्ट है जिन्हें अपनी जगह नहीं पता। नौकर इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते हैं। कुछ ही पलों बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज गूंजती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हॉल के आखिर में बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। दो नौकर किसी को घसीटते हुए अंदर लाते हैं। वो हेडमेड होती है। वो बुरी तरह संघर्ष करती है और चिल्लाती है कि उसे छोड़ दो। वो गुस्से में पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वो इससे बच निकलेंगे। उसे पकड़े हुए एक नौकर झुंझलाकर कहता है कि चुप रहो और शांति से चलो। अगर अब भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो वो सच में बेवकूफ है। वो तेजी से पलटती है, इस बात पर आग बबूला कि किसी ने उस पर आवाज उठाई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हॉल के अंदर पड़ती है, उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। दोनों तरफ नौकर घुटनों पर बैठे होते हैं, छोटिल और कांपते हुए। वो खिड़की के पास पीठ किए खड़ा होता है, बाहर देखते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक नौकर जल्दी से अनाउंस करता है कि हुक्म के मुताबिक हेडमेड को ले आया गया है। वो धीरे धीरे मुड़ता है, हल्के से हाथ हिलाकर और फीकी मुस्कान के साथ कहता है कि आखिरकार वो आ ही गई। वो समझाता है कि उसने सिर्फ उन्हें लाने को कहा था, लेकिन लगता है वो कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक हो गए। उसका शौक जल्दी ही गुस्से में बदल जाता है। वो मांग करती है कि ये सब किस मतलब से किया गया है और क्या उसे लगता है कि वो इससे बच जाएगा। वो जबरदस्ती एक हाथ छुड़ाकर धमकी देती है कि लॉर्ड जॉर्डी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर वो अभी रुक जाए तो आज की बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराता है, बिल्कुल बेपरवाह, और पूछता है, किसने कहा कि ये यहीं खत्म होगा? मेज की तरफ बढ़कर वो एक विप उठाता है और दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वो कहता है, यह तो बस शुरुआत है। विप देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आवाज कांपने लगती है और वो जल्दी जल्दी कहती है कि वो जो चाहे कह सकता है। पहले दी गई धमकियां वापस लेने की कोशिश करती है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। ठंडी भावनाहीन नजर से वो कहता है, आज तुम यहीं मरोगी। एग्जीक्यूशन एंशिएंट टाइम्स से एग्जिस्ट करती आई है, एक सिंपल रीजन की वजह से, क्योंकि ये काम करती है। ये वार्निंग देती है, बाउंड्री डिफाइन करती है और ऐसा इंप्रेशन छोड़ती है जो कभी इरेज नहीं होता। जब एग्जीक्यूशन सही तरीके से की जाए तो उसे दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लूसियन के लिए इतना ही काफी है। पैलेस हॉल के अंदर लूसियन आगे बढ़ता है। उसके कदम स्लो हैं, डिलिब्रेट हैं और हर मूवमेंट के साथ कमरे का प्रेशर और गहरा होता जाता है। वो जेनी के सामने रुकता है, साइलेंस फैल जाती है। जेनी पसीने से भीगी हुई है, उसका जॉ क्लेंच्ड है और वो खुद को मजबूर कर रही है कि उसकी आंखों में देख सके। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, जिसे प्राइड मुश्किल से दबा पा रही है। लूसियन शांति से नीचे देखता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा है न हेजिटेशन। उसके दिमाग में सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है। प्लान बदले बिना भी ये एक पल ही ग्रैंड ड्यूक तक रिपोर्ट करने के लिए काफी है, मैसेज भेजने के लिए काफी है। कमजोर बेकार थर्ड प्रिंस अब एग्जिस्ट नहीं करता। लूसियन उंगली फ्लिक करता है, सर्वेंट्स को सिग्नल देता है। दो सर्वेंट्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। जेनी को जबरदस्ती नीचे गिराया जाता है और उसे घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। वो वायलेंटली स्ट्रगल करती है, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं पड़ती। जेनी खुद को संभालते हुए बोलने की कोशिश करती है, आवाज स्टेडी रखने की कोशिश में। वो लूसियन से कहती है कि सोच समझकर फैसला करे। वो कहती है, भले ही वो सच में उसे मारना चाहता हो, लेकिन उसे जरा सी भी हार्म किया गया तो वो अननोटिस्ड नहीं रहेगा। वो याद दिलाती है कि लॉर्ड जॉर्डी कभी चुप नहीं बैठेगा। उसकी माँ जॉर्डी की हेडमेड है और वो खुद उसका बच्चा है। लूसियन पहले कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देखता रहता है। फिर शांत आवाज में पूछता है, बस यही कहना था? जेनी फ्रीज हो जाती है। लूसियन कहता है कि मरते वक्त भी वो उसी एक्सक्यूज को पकड़े हुए है। वो पूछता है,
डेथ के सामने जॉर्डी के पीछे छिपना पैथेटिक नहीं है। वो थोड़ा झुकता है, उसकी आवाज काम और इंडिफरेंट है, और वो कहता है कि वो एक बात में बहुत बड़ी गलती कर रही है। इनमें से कोई एक भी रीजन काफी था। असल प्रॉब्लम यह है कि उसने अपनी पोजीशन को गलत समझ लिया। एक ही छत के नीचे पली बड़ी होने की वजह से उसे लगा कि उसे कोई छू नहीं सकता। जॉर्डी के साथ खड़े रहने से उसे यकीन हो गया कि वो प्रोटेक्टेड है। लूसियन पूछता है, क्या सच में लगता है कि जिस जॉर्डी का नाम तुम बार बार ले रही हो वो तुम्हें बचाने आएगा? ज्यादा से ज्यादा वो उसे कुछ बार डांट सकता है, और वो भी गारंटीड नहीं है। अगर पिता बीच में आ गए तो जॉर्डी इंटरफियर भी नहीं कर पाएगा। लूसियन जोड़ता है कि हो सकता है पिता उसे रिवॉर्ड ही दे दें, एक ट्रबलसम प्रेजेंस को सही तरीके से डील करने के लिए। जेनी का शरीर स्टिफ हो जाता है जब उसके शब्दों का मतलब उसे समझ में आता है। लूसियन सीधा खड़ा होता है, उसके सामने पूरी तरह अपराइट, और कहता है, जॉर्डी भले ही थ्रोन का कैंडिडेट हो, लेकिन आखिर में वो भी उसी तरह का इंसान है जैसा तुम्हारे सामने खड़ा है। एक ऐसा इंसान जो हेजिटेट नहीं करता और जिसे तुम रोक नहीं सकती। उसे मौका दिया गया था, एंड कैसा होगा ये उसी ने चुना। लूसियन अपना हाथ उठाता है और हाथ उठाते हुए कहता है, अपने बैड लक को ब्लेम करना। हॉल में एक शार्प आवाज गूंजती है। कुछ ही पलों बाद पैलेस कॉरिडोर्स में तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। लॉर्ड जॉर्डी अंदर घुसता है। उसके पीछे 2 सोल्जर्स होते हैं। उसका चेहरा टेंस है और दिमाग तेजी से काम कर रहा है। कुछ ही दिन पहले जेनी की ह्यूमिलेशन के बाद रिट्रीट करने वाला इंसान लुसियान था। आज सब कुछ बदल चुका है। जॉर्डी ने लुसियान के एस्टेट में सर्वेंट्स प्लांटेड किए थे, हर बात की रिपोर्ट के लिए, उसे रोकने के लिए, बट कोई मैसेज कभी नहीं आया। जॉर्डी दरवाजे खोलता है और वहीं रुक जाता है। हॉल के अंदर लूसियन शांति से खड़ा है। उसके पास ह्यूगो है, जो जेनी को पकड़कर खड़ा रखे हुए है, और हवा भारी हो चुकी है। जॉर्डी चिल्लाता है, पूछता है कि लूसियन को लगता क्या है कि वो कर क्या रहा है। लूसियन हल्का सा सिर झुकाता है और पूछता है कि उसका रिस्पेक्टेड भाई यहाँ कैसे आ गया। वो कहता है कि वो बिजी है और सजेस्ट करता है कि जॉर्डी बाद में आए, क्योंकि आज वो इस रिबेलियन को जड़ से उखाड़ने वाला है। लूशियन ह्यूगो को सिग्नल देता है कि जेनी को पूरी तरह खड़ा किया जाए। ह्यूगो तुरंत ओबे करता है। जॉर्डी का चेहरा और डार्क हो जाता है। वो सोल्जर्स की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है, जेनी को अभी बचाओ। जैसे ही वो हिलते हैं, लूसियन शांत आवाज में बोलता है, ह्यूगो, अगर कोई भी 3 कदम के अंदर आए तो उसका गला काट देना। ह्यूगो बिना हेजिटेशन तलवार निकालता है और ब्लेड जेनी की गर्दन के पास रख देता है। लूसियन सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। सोल्जर्स रुक जाते हैं। ह्यूगो अपनी पकड़ और टाइट करता है और ठंडी आवाज में कहता है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, भले ही ये स्ट्रगल करे, ये जिंदा नहीं बचेगी। ब्लेड हल्के से जेनी की गर्दन को स्क्रैच करती है। जेनी अनकंट्रोलेबली कांपने लगती है और जॉर्डी का नाम चिल्लाती है। जॉर्डी हाथ उठाता है और चिल्लाता है, रुको। वो धमकी देता है कि अगर ह्यूगो पीछे नहीं हटा तो ह्यूगो और उसका पूरा परिवार कीमत चुकाएगा। ह्यूगो को एग्जीक्यूट किया जाएगा और सिटी वॉल्स पर लटकाया जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर ह्यूगो बोलता है, शांत, बिना इमोशन के, ऐसा कभी नहीं होगा। जॉर्डी पूछता है कि उसका मतलब क्या है। ह्यूगो बिना रुके जवाब देता है, मेरा मास्टर लॉर्ड लूशियन है। उसके मास्टर के अलावा दिया गया कोई भी ऑर्डर उसके लिए मीनिंगलेस है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, लूशियन की इच्छा को पूरा करना उसका ड्यूटी है। जॉर्डी की क्लेंच्ड फिस्ट कांपने लगती है। वो लूशियन की तरफ मुड़ता है और पूछता है, इस बार जेनी ने क्या कर दिया? लूसियन शांति से जवाब देता है, उसने अपने सुपीरियर का अपमान किया, ड्यूटीज नेग्लेक्ट की, अनऑथोराइज्ड ऑर्डर्स दिए और फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफियर किया। वो बस वही पनिशमेंट दे रहा है जिसकी वो हकदार थी। लुसियान पूछता है, क्या तुम सच में ड्यूटी और पर्सनल इमोशन में फर्क नहीं कर पा रहे? जोर्डी का जॉ टाइट हो जाता है, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आता। हाउस वॉल्डेक टूटने की कगार पर खड़ा था। ट्रिस्टन वॉल्डेक, परिवार के पहले मास्टर, एक ऐसे घर की अगुवाई कर रहे थे जो सक्सेशन वॉर के बीच फंसा हुआ था। भविष्य अभी तय नहीं था और यही वजह थी कि यह द्वार हर किसी के लिए बेहद अहम बन चुका था। जॉर्डी दूसरे यंग मास्टर के लिए इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता था। जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, उसके हर कदम का मकसद सिर्फ एक ही था, अपनी पोजीशन मजबूत करना और अपनी अथॉरिटी को रीइंफोर्स करना। उसके चारों तरफ का प्रेशर हर पल और भारी होता जा रहा था। सक्सेशन वॉर अब भी अनरिजॉल्व्ड थी और जॉर्डी का हर एक्शन एलाइज और राइवल्स दोनों की नजरों में था। ऑब्जर्व किया जा रहा था, जज किया जा रहा था और मेजर किया जा रहा था। इस वक्त कमजोरी का जरा सा भी संकेत एक छोटी घटना तक सीमित नहीं रहता।
लूसियन की हालिया एक्शंस ने सीधे उसकी स्टैंडिंग पर वार किया था। उसे बंद कमरों में नहीं बल्कि सबके सामने बेइज्जत किया गया था, जहां नुकसान को संभालना नामुमकिन था। नतीजे तुरंत सामने आए। जॉर्डी को सर हेनरिक को अलग करना पड़ा, वही नाइट जो सालों से उसके साथ खड़ा था। यह नुकसान सिर्फ पर्सनल नहीं था बल्कि सिंबॉलिक भी था। उस पर भरोसा करने वालों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों हिल गए। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। सिचुएशन अब उसके लिए पेनफुली क्लियर हो चुकी थी। आगे जाने वाला हर रास्ता लॉस की तरफ ले जाता दिख रहा था, और उस पल ये पूरा सीन एक कंप्लीट चेकमेट जैसा लग रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आखिरकार बोला। आवाज धीमी थी लेकिन फर्म। उसने लुसियान से कहा कि इस बात को यहीं छोड़ दे और आगे बढ़ जाए। उसके शब्द विशाल हॉल में गूंजते रहे, हवा में भारी होकर टिक गए। रिएक्शन तुरंत आया। बॉडीगार्ड्स शॉक में उसकी तरफ मुड़े। हंस जहां था वहीं फ्रीज हो गया, यहां तक कि ह्यूगो भी रुक गया। हाथ में पकड़ी ब्लेड मिड मोशन थम गई। जेनी ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ झलक रही थी। लूसियन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ और पलों तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी कंट्रोल्ड स्माइल उभरी। उसने कहा कि यह मजाक भी नहीं था। क्या वह सच में सोच रहा था कि किसी की लाइवलीहुड बर्बाद करने के बाद एक सेंटेंस बोलकर सब कुछ कारपेट के नीचे स्वीप कर देगा? पास ही एक मुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट रखा था, किनारे घिस चुके थे। वह सेटलमेंट रिपोर्ट थी जिसमें जेनी के हर एक्शन की डिटेल दर्ज थी। बोलते हुए उसकी नजर उस पर गई। उसका टोन शांत था लेकिन फर्म। उसने पूछा कि क्या सच में यह मान लिया गया है कि कुछ कैजुअल वर्ड्स से किसी और की लाइवलीहुड को हुआ नुकसान मिट सकता है? उसने साफ कर दिया कि यहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यह पर्सनल नहीं था। वह सिर्फ हाउस वाल्डेक के थर्ड यंग मास्टर के तौर पर अपना ड्यूटी निभा रहा था। सामने खड़ा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी कंपोजर डगमगाने लगी और शब्द उसका साथ छोड़ गए। वह बिना किसी जल्दबाजी के आगे बोला। एम्बेजलमेंट एक क्राइम है, ऐसा क्राइम जिसे स्टेटस भी एरेज नहीं कर सकता। अगर ऐसी बातों को चुपचाप दबा दिया जाए तो हाउस वाल्डेक पर ही क्या जजमेंट आएगा? उसने जोड़ा कि उसने सिंसियर रिक्वेस्ट पर विचार किया था, लेकिन आखिरकार उसके पास ऐसा करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। चुप्पी टूट गई। बंद मुट्ठी कांपने लगी। नकल्स सफेद पड़ गए। गुस्सा उफान पर था। उसने कहा कि घुमा फिराकर बात करना बंद करो और साफ साफ बताओ चाहते क्या हो। जवाब में वह आगे बढ़ा और विप को जेनी के सामने फेंक दिया। तेज आवाज हॉल को चीरती हुई निकल गई। उसने बताया कि ऐसे मामलों में जहां किसी ने दूसरे की प्रॉपर्टी पर हाथ डाला हो, सजा इससे अलग नहीं होती। उसकी आवाज ठंडी रही जब उसने अमाउंट बताया, इतनी भारी कि कमरे की हवा घुटने लगे। जेनी और दूसरा दोनों सख्त हो गए। पसीना जमा होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। नजर फिर उसी पर गई जो टेंशन से बिल्कुल अडिग खड़ा था। थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, उसके हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए? बाद में ग्रैंड ड्यूक खिड़की के सामने खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए। बाहर एस्टेट शांत था, लेकिन उनका मन पहले हुई घटनाओं में उलझा हुआ था। यादों में वह अपने डेस्क पर बैठे थे। सामने रिपोर्ट खुली हुई थी। बटलर का लेटर उन्होंने लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ा था। खत्म करने के बाद उन्होंने शांति से पूछा था, क्या इसमें लिखी बातें सच हैं? कन्फर्मेशन बिना किसी हेजिटेशन के मिला था। कॉम्पेंसेशन के तौर पर इन्वॉल्व्ड अमाउंट का 10 गुना दिया गया था। ह्यूगो नाम के आउटसाइडर को रिक्रूट किया गया और रेजिडेंस में छुपे खतरों को पर्ज करने का आदेश दिया गया। उसी पल से क्वार्टर्स एस्टेट के किसी भी हिस्से से ज्यादा गार्डेड हो गए थे। यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। ग्लास में रिफ्लेक्शन हल्का सा दिखा। एक पल के लिए होंठों पर सटल स्माइल आई और फिर गायब हो गई। पीछे डोर्स खुले। स्टडी में एंट्री हुई। डेस्क के सामने रुककर सीने पर हाथ रखा गया और बताया गया कि समन्स का जवाब दिया जा रहा है। सामने से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब नजर मिली तो साफ था कि आंखें पहले जैसी नहीं थीं। साइलेंस टूटते हुए कहा गया कि हाल ही में काफी हलचल मची है। नजर झुकाकर शांति से जवाब दिया गया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक ऐसे सर्वेंट को डिसिप्लिन करना था जो अपने असली मास्टर को पहचानने में नाकाम रहा। हैंड चेयर पर रखा गया और कहा गया कि इंटेंशन चाहे जो भी हो, भाई को अपमानित किया गया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जवाब बिना रुके आया, यह संभालने की कोई बात नहीं है, ये बस हायरार्की और ऑर्डर तय करने का मामला था। अगर बैकलैश के डर से इतनी साफ जिम्मेदारी से भी बचा जाए तो वाल्डेक नाम लेने का हक कैसे रहे? वही रास्ता चुना गया था जो परिवार को शर्मिंदा न करे। आंखें हल्की सी खुलीं, फिर बंद हो गईं जब शब्दों को तौला गया। कहा गया कि अगर आगे भी प्रोवोक किया गया तो जवाब देने की आजादी है,
लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हद से आगे बढ़ा और परिवार को नुकसान पहुंचा तो सही गलत से ऊपर उठकर उसी का साथ दिया जाएगा। ये सुनकर एक पल की हैरानी आई और मतलब पूछा गया। सवाल आया, हैरानी क्यों? खामियां थीं, लेकिन सालों का कंट्रीब्यूशन बड़ा था। उसके मुकाबले एक पूरा साल दूर रहा गया था, आइडल और अनइन्वॉल्व्ड। जिसने ज्यादा योगदान दिया उसे चुनना स्वाभाविक था। खामोशी छा गई, विचार अंदर की ओर मुड़ गए। ये वार्निंग से ज्यादा एक बिना कहे दिया गया इंस्ट्रक्शन लग रहा था, अपने भाई से आगे बढ़ने और उससे ऊंचा उठने का। ड्यूक ने उससे कहा था कि पहले अपनी ताकत बनाओ, परिवार के लिए एक एसेट बनो, और तभी तुम्हें अपने सारे डाउट्स के जवाब मिलेंगे। अब उसे सब समझ आ गया था। लुसियन को एहसास हुआ कि उसके पिता इसी दबाव का इस्तेमाल करके उसे आगे धकेलना चाहते थे, और इसका मतलब था कि सक्सेशन की लड़ाई अब अपने डिसाइसिव फेज में दाखिल होने वाली थी। उसने पल भर के लिए आंखें बंद कीं, फिर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। यही वजह थी कि उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी कदम उठाए, मौका हाथ से निकलने से पहले। आखिरकार ड्यूक हमेशा से ऐसे ही थे। लुसियन ने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और एक दस्तावेज निकाला। उसे मेज पर रखते हुए उसने शांत आवाज में कहा, अगर उसने पहले से ही अपनी चाल चल दी हो तो। उसने नजर उठाकर ग्रैंड ड्यूक की आंखों में देखा। चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, और वो भी काफी बड़ी। ग्रैंड ड्यूक ने दस्तावेज लिया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसका चेहरा बिल्कुल कंट्रोल्ड था, आंखें धीरे धीरे पन्नों पर चलती रहीं। समय चुप्पी में गुजरता गया। फिर अचानक उसकी पकड़ खड़ी हो गई। गुस्से की लहर उठी और कागज उसके हाथ में हल्का सा मुड़ गया। उसने सिर उठाकर लुसियन को देखा और तीखे लहजे में पूछा, क्या यह रिपोर्ट सच में एक्यूरेट है? क्या इसमें जरा सी भी एग्जैजरेशन नहीं की गई किसी मेरिट के लिए? वह सच जानना चाहता था, यहीं और अभी। लुसियन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। उसने कहा कि रिपोर्ट में सच के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पहले मिले निर्देशों के अनुसार लॉर्ड ग्रैन ने उसकी मदद की थी उस इनसाइडर को पकड़ने में, जो छुपकर इलाके में गड़बड़ी फैला रहा था और ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ग्रैंड ड्यूक का चेहरा और सख्त हो गया। नीले रंग की मना एक झटके में बाहर फूटी, पूरे कमरे को भरते हुए, जैसे उसका गुस्सा खुलकर बाहर आ गया हो। दांत भींचते हुए उसने उस बेशर्म मरकी के बेटे को कोसा, जिसने वल्डेक टेरिटरी को अपवित्र करने की हिम्मत की थी। लुसियन ने सामने खड़े होकर उस दबाव को महसूस किया, बेरहम, दम घोंट देने वाला। ये वही तलवार थी जो एम्पायर की रक्षा करती थी, हाउस वल्डेक का असली स्वामी। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा और एक पल को उसे लगा कि शायद वह वहीं गिर पड़ेगा। हिम्मत जुटाकर उसने पूछा कि क्या वह एक बार और बोल सकता है। ग्रैंड ड्यूक ने अपनी माना को काबू में किया और उसे घूरते हुए कहा, बोलो। लुसियन ने सोच समझकर बोलना शुरू किया। भले ही यह सच सीधे महाराज तक पहुंचा दिया जाए, हाउस लॉर्ग्रेन आसानी से खुद को अलग कर लेगा। सारा काम सबऑर्डिनेट मर्चेंट्स के जरिए किया गया था। ऊपर से देखने पर किसी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आएगी। अगर जबरदस्ती जांच आगे बढ़ाई गई तो फैक्शनल क्लैशेस होंगे, इंटरोगेशंस शुरू होंगे, और पहले से ही दबाव में चल रहे एम्पायर में अनरेस्ट फैल जाएगा। ड्यूक बिना टोके सुनता रहा, चुपचाप उसका आकलन करता हुआ। लुसियन ने आगे कहा कि आखिर में हाउस वाल्डेक के खिलाफ इतना घिनौना अपराध करने के बावजूद लॉर्ग्रेन को सिर्फ एक इनकम सोर्स खोना पड़ेगा और कुछ नहीं। वह रुका, फिर शांत स्वर में बोला, अगर सजा देनी ही है तो क्या उनका हाथ काट लेना ज्यादा सही नहीं होगा? कमरे में फिर से खामोशी छा गई। उन शब्दों का वजन हवा में भारी हो गया। लंबी चुप्पी के बाद ग्रैंड ड्यूक अपनी कुर्सी पर लौटे और बैठ गए। पहले का उग्र गुस्सा अब एक गहरी सोच में डूबी शांति में बदल चुका था। उन्होंने पूछा कि लुसियन के दिमाग में क्या है। लुसियन ने बताया कि वह पहले ही ऐसे कदम उठा चुका है कि लॉर्ग्रेन इतनी आसानी से बच न सके। कुछ समय पहले एक इनसाइडर ने खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके पास कोई टाइटल नहीं था, लेकिन लॉर्ग्रेन का गहरा भरोसा उसने हासिल कर लिया था और एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंच गया था। ऐसे काम संभालता था जो कभी खुले में नहीं आ सकते थे। ग्रैंड ड्यूक को याद आया कि हेड बटलर ने बताया था कि लुसियन ने एक आउटसाइडर को रिक्रूट किया था। नाम था ह्यूगो। ग्रैंड ड्यूक की आंखें सिकुड़ गईं तो वही आदमी इनसाइडर था। मेज पर हाथ रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम एक ट्रेटर का इस्तेमाल करके काउंटर ट्रैप लगाना चाहते हो? लुसियन ने सीने पर हाथ रखकर बिना हिचक जवाब दिया, हाँ। उसने शांत तरीके से समझाया कि लॉर्ग्रेन के नजरिए से यह सोचना भी नामुमकिन है कि ड्रग्स ट्रेड संभालने वाला एग्जीक्यूटिव उन्हें धोखा दे सकता है। यही असम्पशन इस प्लान को पॉसिबल बनाती है। सब कुछ पहले से सेट है,
ताकि उन्हें लगे कि उनकी स्कीम स्मूथली चल रही है। बहुत जल्द हाउस लोरग्रैन का एक की फिगर खुद सामने आने पर मजबूर होगा। ये एक खतरनाक चाल थी। ग्रैंड ड्यूक ने कमी बताई कि सब कुछ एक ही वेरिएबल पर दांव लगाना, और वो भी एक ट्रेटर पर, रेकलेस है। इंसानी फितरत को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और किसी अविश्वसनीय इंसान पर भरोसा करना खतरनाक है। लुसियन हल्के से मुस्कुराया और बोला कि वह उस आदमी पर दांव नहीं लगा रहा, बल्कि उसकी डिजायर पर दांव लगा रहा है। पूछने पर उसने शांत स्वर में बताया कि वह नाइट बनना चाहता है, पूरे एम्पायर में अपना नाम फैलाना चाहता है। लुसियन को वह पल साफ याद था जब ह्यूगो ने सिर जमीन पर मारकर कसम खाई थी कि वह अपना नाम इतिहास में दर्ज कराएगा। किसी के लिए यह पागल एम्बिशन थी, किसी के लिए ऐसा सपना जो जुनून की हद तक पहुंच चुका था। यही वो चीज थी जिस पर लुसियन ने भरोसा किया, जैसे कभी उसने खुद पर किया था। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि यह वजह उम्मीद से ज्यादा सेंटिमेंटल है, और पूछा कि अगर यह डिजायर सब कुछ बर्बाद कर दे तो क्या होगा। लुसियन ने हल्का सा सिर झुकाया और जवाब दिया कि जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर यह गलती उसके जजमेंट से हुई तो इसका बोझ भी वही उठाएगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद ग्रैंड ड्यूक पीछे झुके और बोले कि जब उसका शरीर पूरी तरह रिकवर हो जाए तो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में रिपोर्ट करना। लुसियन चौंक गया। ड्यूक ने आगे कहा कि वह खुद उसे लायन हार्ट सोर्ड सिखाएंगे। अब से लुसियन को हाउस के अगले हेड के कैंडिडेट्स में भी गिना जाएगा। रात ने महल को ढक लिया। मोमबत्तियां हल्की रोशनी दे रही थीं। ड्यूक अपने कक्ष में खड़े पड़ रहे थे। उनके पीछे बटलर सिर झुकाए खड़ा था, अपनी शर्म स्वीकार करता हुआ कि उसकी वॉच में वेल्डेक टेरिटरी में इतनी शर्मनाक हरकतें हुईं। ड्यूक ने किताब बंद की और कहा कि इतना काफी है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ही उसे लिमिट्स तक ले जा चुके थे, और वह जानता था कि इसका कितना दबाव बटलर पर पड़ा है। जहां तक लुसियन के पहले जानने की बात है, वह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि यह एक बड़े स्कीम का हिस्सा था। नुकसान रोकने के लिए पहले ही सारे कदम उठाए जा चुके थे। बटलर ने जोड़ा कि दुश्मन का असली मकसद पैसा या इन्फ्लुएंस नहीं था, बल्कि ड्यूक की इज्जत को दागादार करना, ताकि बाद में महाराज को परेशान किया जा सके। एम्पायर की हालत देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मर्की इतनी अंधी चाल कैसे चल सकता है। उससे भी ज्यादा उसे उस आदमी पर शक था जो तीसरे यंग मास्टर के साथ जुड़ा था। ऊपर से वह सिर्फ एक गैम्बलर लगता था जो जुए का अड्डा चलाता है, लेकिन हकीकत में वह एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था जिससे अंडरग्राउंड तक डरता था। ऐसा आदमी किसी की सेवा यूं ही नहीं करता। ड्यूक चुपचाप सुनते रहे। बटलर ने कहा कि ऐसे आदमी को खुद ढूंढकर सबऑर्डिनेट बनाना यंग मास्टर की ग्रोथ का सबूत है। ड्यूक ने सोचा कि जो आदमी अंडरग्राउंड में जिंदा रहा हो, जहां चालाकी और बेरहमी राज करती है, वह खाली वादों पर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। उसने लुसियन में कुछ देखा होगा, ऐसा पोटेंशियल जिस पर सब कुछ लगाया जा सके। यह उम्मीद से पहले हो गया था। अब जबकि तीसरे बेटे ने खुद को साबित कर दिया है, आगे का रास्ता उसी हिसाब से खुलेगा। ड्यूक ने कहा कि कल से लुसियन को फैमिली की सीक्रेट टेक्निक सीखने की इजाजत होगी। बटलर की आंखें चमक उठीं और उसने सोर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा। ड्यूक ने जवाब दिया कि वह सर अरैड से कहेंगे। बटलर वहीं जम गया, क्योंकि उस आदमी को सिक्लूजन से बाहर लाना कोई छोटी बात नहीं थी। दूर पहाड़ों से नीली मना उठी, आसमान की ओर जाती हुई पूरे जंगल को रोशनी में नहला दिया। उसके बीचों बीच एक अकेली आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी थी, सामने रखी तलवार के साथ। ड्यूक ने धीमे से कहा कि यह समय उसके लिए भी मायने रखेगा। रात के सन्नाटे में लुसियन के रेजिडेंस के पुराने कॉरिडोर की खामोशी अचानक टूट गई। क्या ये सच है? हंस की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो अभी सुनी हुई बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। जो तुमने अभी कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे, राइट? सच में मजाक नहीं कर रहे? हंस दौड़ते हुए आगे बढ़ा। उसका चेहरा लुसियन के बहुत करीब आ गया, जिस बिलीफ में वो लगभग चिल्ला ही पड़ा। तुम सच में ऑफिशियल सक्सेसर कैंडिडेट बन गए? अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। हंस टूट गया और रोने लगा। लुसियन ने हल्की सी सांस ली। कितनी बार हाँ कहूं, तब जाकर यकीन करोगे? इतना कहकर उसने हल्का सा सिर घुमाया और ह्यूगो की तरफ देखा। आगे बढ़ो, इसे संभालो। ह्यूगो ने आगे आकर हंस को सीधा किया और शांत आवाज में बोला, सीनियर प्लीज काम डाउन। यंग मास्टर की क्वालिटीज देखते हुए ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है, और अब जो रास्ता वो चलने वाले हैं उस पर उनके राइट हैंड मैन का इतना शेकन होना ठीक नहीं लगता। हंस अचानक जमसा गया। राइट हैंड मैन? मैं? उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। शौक धीरे धीरे शाय एक्साइटमेंट में बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चौड़ी मुस्कान फैल गई। मैं? सच में? राइट हैंड मैन?
इस बार उसकी आवाज डाउट से नहीं, इमोशन से कांप रही थी। मतलब, मैंने यंग मास्टर की सबसे ज्यादा सेवा की है, ये सच है, लेकिन मुझ में अभी बहुत कमी है। और आपके जैसा आउटस्टैंडिंग इंसान होते हुए मैं कैसे? ह्यूगो हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज सिंसियर और सॉफ्ट थी, हमेशा की तरह हम्बल, एग्जैक्टली जैसा सीनियर से एक्सपेक्टेड है। लूसियन दोनों को साइड से देख रहा था। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान आ गई। तुम दोनों सच में अलग हो, उसने कामली कहा। वो सीधा खड़ा हुआ और अपनी बाहें मोड़ ली। ह्यूगो ने जो पहले कहा वो गलत नहीं है। हाउस में ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले मैंने ये बात सिर्फ तुम दोनों को बताई थी। इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ। हंस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इमोशंस उफान पर थे। राइट हैंड मैन, मैं राइट हैंड मैन हूँ। लूसियन की नजर उस पर टिक गई। हंस स्वभाव से डरपोक था और उसकी कमजोर काया कभी कभी उसकी कमजोरी बन सकती थी, लेकिन उसका दिल सच्चा था। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कभी पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। यही वजह थी कि लूशियन उस पर भरोसा करता था। अगर हांस एक्सपीरियंस हासिल कर ले और इंटरनल अफेयर्स संभालने लायक बन जाए तो वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद रियर गार्ड बन सकता था। लूशियन ने अपनी नजर ह्यूगो की ओर मोड़ी। उसकी काबिलियत पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब बस एक ही चीज बाकी थी, उसके लिए नाइट बनने का रास्ता खोलना। तभी उसकी असली पोटेंशियल बाहर आ पाएगी। फ्यूचर में ह्यूगो लूसियन के बगल में खड़ी एक पावरफुल स्वॉर्ड बनेगा, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, एक एक करके, सही तरीके से। लूसियन ने दोनों की तरफ मुस्कुराकर देखा। अब से सब कुछ बहुत बिजी होने वाला है। आगे का रास्ता ऐसा नहीं है जिसे मैं अकेले चल सकूं। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है। ह्यूगो ने अपना हाथ सीने पर रखा। आई वोंट डिसअपॉइंट यू माई लॉर्ड। हांस ने जोश से सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद सीन ट्रेनिंग हॉल में शिफ्ट हुआ। लुसियान प्लेटफॉर्म के बीचों बीच अकेला खड़ा था। उसका पोस्ट्योर स्थिर था और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपनी सांसों पर ध्यान लगाने लगा, चारों तरफ हवा के बहाव को महसूस करते हुए अपने तेज चल रहे विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पिछली जिंदगी में वो पूरे कॉन्टिनेंट में भटकता रहा था, सिर्फ एक चीज की तलाश में, सोर्ड्समैनशिप का एसेंस। सभी मार्शल आर्ट्स में सोर्ड फॉर्म्स नींव थे और उनके भी ऊपर एक और ऊंचा रेल्म मौजूद था। लेकिन कुत्ते जैसी जिंदगी जीकर आखिर उसे मिला क्या? ना एडवांस्ड सोर्ड फॉर्म्स, ना नाइट कैप्टन्स के लिए रिजर्व्ड इंटरमीडिएट टेक्निक्स। जो उसे मिला वो बस अप्रेंटिस नाइट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिग्रेडेड वर्जन था। सोर्ड फॉर्म्स कभी भी आसानी से सीखने वाली चीज नहीं थी, बिना नोबल ब्लड या स्ट्रॉन्ग बैकिंग के। एक साधारण मर्सनरी के लिए उस लेवल को छू पाना भी किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन उसी लिमिटेशन की वजह से वो बार बार अपने स्क्वाड मेंबर्स को बचाने में नाकाम रहा। स्ट्रॉन्गर सोर्ड फॉर्म्स की रिग्रेट और थर्स्ट उसके दिल में गहराई तक बस चुकी थी। लूसियन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची और अब एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी सामने आ चुकी थी। एक ऐसा मौका जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाउस वाल्डेक के अंदर ही पास होने वाला एक सोर्ड फॉर्म, सिर्फ सक्सेसर कैंडिडेट्स और उनके सबसे करीबी एड्स को सिखाया जाने वाला एक एंशिएंट आर्ट, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एडवांस्ड सोर्ड फॉर्म्स तक को ओवरवेल्म कर सकता है। लायनहार्ट सोर्ड। बस उसका नाम सोचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। कितनी ओवरवेल्मिंग होगी वो स्वर्ड्समैनशिप। लुसियन ने गहरी सांस ली और खुद को स्टेडी किया। मैं ज्यादा टेंस हो रहा हूं। उसने सीने पर हाथ रखा और हल्के से हंस दिया। शुरू होने से पहले ही मैं बहुत आगे निकल गया। लेसन में अभी समय था, फिर भी वो सुबह से ट्रेनिंग हॉल में भटक रहा था। बेहतर यही था कि वो अपना मन शांत करे और अपने विचारों को व्यवस्थित करे। पिछली जिंदगी में उसने सोर्ड्समैनशिप बिना किसी गाइडेंस के सीखी थी। जहां से मौका मिला टेक्निक्स चुरा ली और अधूरे ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ता चला गया। ना कोई मास्टर, ना कोई प्रॉपर सिस्टम। सेकंड लाइफ जीना वाकई अजीब चीज है, उसने सोचा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लूसियन बैठ गया और धीरे धीरे मेडिटेशन में चला गया। समय खामोशी से बीतता रहा। ट्रेनिंग हॉल के किनारे एक शैडो उभरी। एक बूढ़ा आदमी बिना आवाज किए वहां खड़ा था। उसकी मौजूदगी माहौल में घुली हुई थी, लेकिन उसकी तेज नजर लूसियन पर टिकी हुई थी। एक हाथ ठुड्डी पर रखे वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। काफी समय बीत चुका था, लेकिन लूसियन जरा भी नहीं हिला। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। उसे वो डरपोक लड़का याद आया जो कभी अपनी मां के पीछे छिप जाया करता था। जो वो अब देख रहा था उससे वो तस्वीर बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसके ख्याल एक हालिया बातचीत की तरफ चले गए। ड्यूक ने उससे पूछा था कि क्या वो लूसियन का सोर्ड्समैनशिप टीचर बनना चाहेगा। उस वक्त वो कन्विंस्ड नहीं था। थर्ड सन से ज्यादा उम्मीद रखने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन ड्यूक ने कहा था कम से कम ये एक शॉर्ट एंटरटेनमेंट तो होगा। और सबसे ज्यादा अहम बात, लूसियन की माइंडसेट कुछ अलग थी। पहली नजर में वो दिखती नहीं थी, लेकिन सामने से ऑब्जर्व करने पर साफ हो जाती। अगर योर ग्रेस ऐसा कहते हैं तो उसकी टैलेंट कुछ ऑर्डिनरी नहीं होगी।
उसने जवाब दिया था। ड्यूक ने सिर हिला दिया था। सिर्फ टैलेंट ही मुद्दा नहीं है, उसे अलग बनाता है उसका सोचने का तरीका। वर्तमान में लौटते हुए बूढ़े ने फिर से लूसियन की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कॉरिडोर के ऊपर से वो चुपचाप देखता रहा। सर ईशन आइजन, सोर्ड सेंट,